नमस्कार मित्रों, मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम गणना चक्र का जो आज दृष्टि मैगजीन है उसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 10 क्लासेस लगभग ले ली है। इसमें हम प्रत्येक क्लास में 4 या 5 टॉपिक हम कवर करते हैं। मतलब मैक्सिमम क्लासेस में हमने 4 ही टॉपिक को कवर किया है, तो 4 टॉपिक को ही कवर करते हैं। जो साथी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। आई दृष्टि 2024 करके एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। यह जो क्लास है आपके आगामी पेपर जो यूपीएससी का प्री है, चाहे आरआर का प्री पेपर है, चाहे बीपीएससी का प्री पेपर जो आगामी दिसंबर में लगे हुए हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा साल भर का करंट अफेयर है, 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स में है। जो साथी क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं वो भी जाके पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के तहत हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमने जुलाई अगस्त के क्रॉनिकल को अच्छे से करा दिया है। सितंबर महीने का भी 10 क्लास हमने करा दिया, लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा बिजी और हैक्टिक शेड्यूल होने की वजह से लेखपाल प्रशिक्षण चलने के कारण हम थोड़ा क्रॉनिकल मैगजीन का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम उसको पुनः शुरू करेंगे थोड़ा टाइम निकाल कर, ठीक है। तो उसको भी जाके देख सकते हैं और उसको अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज क्लास को। आज क्लास के तहत हम 4 पॉइंट कोर्स करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम उसको बता देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ राम मंदिर तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वहाँ तक पढ़ चुके थे। आज का हमारा 4 पॉइंट होगा अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु, ठीक है। पहला ये पढ़ेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पढ़ेंगे, जो 2023 का रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण का, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 370 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या दिया है, जो 370 को जो वैलिडेट किया है सर्वोच्च न्यायालय, उसको पढ़ेंगे। और नमो ड्रोन दीदी योजना इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका है अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु। ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण देश की शहरी परिवहन और संरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के माध्यम से नागरिकों को आवाजाही में सुगम बनाना और उसे सुधार करना है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया। तो क्या निर्माण किया गया? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया। उल्लेखनीय है कि MTHL का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु के रूप में किया गया। सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु के रूप में किया गया। ध्यानतलब है कि दिसंबर 2016 में इस सेतु की आधारशिला रखी गई थी। दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। अब क्या है? 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो अटल सेतु का उद्घाटन कब किया गया? 12 जनवरी 2024 को मोदी जी द्वारा। यह सेतु सिवड़ी दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर नहावा सेवा नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होता है। तो कहाँ शुरू होता है? सिवड़ी दक्षिण मुंबई से शुरू होकर कहाँ पे प्रारंभ होकर नहावा सेवा नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होता है, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। तो भारत का लंबा समुद्री सेतु भी यही है। यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है। विश्व में 12वें नंबर पे है। इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, इसको अटल सेतु भी कहते हैं। तो लंबाई इसकी कितनी है? 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, ठीक है। तो नवी मुंबई के नहावा सेवा को जोड़ती है किससे? सिवड़ी दक्षिण मुंबई से, ठीक है। समुद्र के ऊपर देखिए 21.8 किलोमीटर की पूरी सेतु है, लेकिन समुद्र के ऊपर मात्र 16.5 किलोमीटर की है। 16.5 किलोमीटर समुद्र में, जबकि शेष भाग भूतल पे स्थित है, ठीक है। शेष भाग किस पे है? शेष भाग भूतल पे है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 लेन का सेतु है। 6 लेन है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग इस सेतु में किया गया। तो जो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री होता है, इनका निर्माण इसमें किया गया। यह एक आपदा प्रतिरोधी सेतु है। तो क्या है? आपदा प्रतिरोधी सेतु है। इस सेतु का निर्माण 1.7 लाख मीट्रिक टन इस्पात लगा है। 1.7 लाख मीट्रिक टन इसमें इस्पात लगा है, जो एयरफील्ड टावर के निर्माण में प्रयुक्त की तुलना में 17 गुना अधिक है। तो एयरफील्ड टावर में जितना इस्पात लगा उससे 17 गुना अधिक लगा। हावड़ा सेतु के निर्माण की तुलना में 4 गुना है। जो हावड़ा सेतु का निर्माण है उसकी तुलना में 4 गुना इसमें स्टील लगा हुआ है, ठीक है। यह सेतु मुंबई की नवी मुंबई से कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक मुंबई से नवी मुंबई की यात्रा में लगभग 2 घंटे समय लगता था। अभी तक 2 घंटे था, लेकिन अटल सेतु के निर्माण से अब यह दूरी 15 मिनट में तय की जाएगी। तो अब 15 मिनट में यह दूरी तय हो जाएगी, जो पहले कितनी लगती थी? 2 घंटा लगती थी, ठीक है।
तो ये आपका रहा। इसका दिसंबर 2016 में शिलान्यास किया गया था। और कब बनकर तैयार हुआ है? अब जाके बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन इसका हुआ है 12 जनवरी 2024 को, मोदी जी द्वारा। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो कि 8वां संस्करण था। इसमें क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण है। अब इसके बारे में क्या है पढ़ते हैं। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 घोषित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया था। 4,477 शहरों का आकलन किया गया। इसमें 61 छावनियां और 88 गंगा किनारे शहर भी शामिल किए गए हैं। यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो 8वां संस्करण जो है विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। ठीक है। इसमें क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। तो 1 लाख से अधिक आबादी में लगातार 7वीं बार इंदौर पहले नंबर पर रहा है। हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत गुजरात का भी प्रथम अंक में रहा है। मतलब सूरत भी इसके साथ साथ प्रथम अंक में रहा है। ठीक है। तो शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक आबादी में, तो जो शीर्ष 10 शहर हैं 1 लाख से अधिक आबादी में है, तो पहले नंबर पे क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश का है। सूरत पहले नंबर पे ये भी है गुजरात का। उसके बाद आपका नवी मुंबई है। नवी मुंबई तीसरे नंबर पे है। विशाखापट्टनम चौथे नंबर पे है। भोपाल 5वें पे है। विजयवाड़ा 6वें पे है। 7वें नंबर पे आपका नई दिल्ली है। और तिरुपति आंध्र प्रदेश का 8वें नंबर पे है। ग्रेटर हैदराबाद आपका 9वें नंबर पे है। पुणे 10वें नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 14वें नंबर पर नोएडा है। उत्तर प्रदेश का नोएडा 14वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का नोएडा 14वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का नोएडा 14वें नंबर पे है। ठीक है। तो टॉप 5 शहर जो 5 लाख से कम श्रेणी में है, तो 5 लाख से कम श्रेणी में सासवड़ महाराष्ट्र का पहले नंबर पे है। सासवड़ महाराष्ट्र का पहले नंबर पे है। पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पर। पाटन एनपी लोनावाला तीसरे नंबर पे है। कराड़ महाराष्ट्र का चौथे नंबर पे है। और पंचगनी महाराष्ट्र का चौथे नंबर पे है। तो सासवड़ महाराष्ट्र का पहले पे, पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पे, लोनावाला महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पे है। ठीक है। शीर्ष 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? तो शीर्ष 5 राज्यों में आपका पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पांचवें पे तेलंगाना है। तो आपको बस 3 याद रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। 27 राज्यों की इस सूची में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश, जबकि बिहार 15वें स्थान पे, बिहार 15वें स्थान पे, उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पे। और उत्तर प्रदेश का 14वें नंबर पे एक शहर है जो कि नोएडा है। ठीक है। नोएडा 14वें नंबर पे एक शहर है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पे है, क्योंकि बिहार 15वें स्थान पे। अब शीर्ष 5 गंगा शहर पे पहले नंबर पे वाराणसी है, दूसरे प्रयागराज है, तीसरे पे बिजनौर है। ठीक है। तो पहले नंबर पे यूपी का वाराणसी है, दूसरे प्रयागराज है, तीसरे बिजनौर है, चौथे हरिद्वार, पांचवें कन्नौज। तो आपको याद रखना है कि गंगा शहरों पहले नंबर पे वाराणसी, दूसरे प्रयागराज, तीसरे बिजनौर है। ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। जो मध्य प्रदेश की महू छावनी है वो सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की महू छावनी को सबसे ज्यादा स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है। जो 20 शहर शीर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर केवल है, नोएडा, जो कि 14वें नंबर पे है। ठीक है। इस श्रेणी में गाजियाबाद 38वें नंबर पे, अलीगढ़ 40वें नंबर पे, वाराणसी 41वें नंबर पे, लखनऊ 44वें नंबर पे, फिरोजाबाद 52वें नंबर पे और प्रयागराज 71वें नंबर पे। तो जो टॉप 20 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा, जो कि 14वें नंबर पे, गाजियाबाद 38 पे, अलीगढ़ 40 पे, वाराणसी 41 पे, लखनऊ 44 पे, फिरोजाबाद 52 में और प्रयागराज 71वें नंबर पे है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। तो चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कचरा मुक्त शहरों की स्टाफ रैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है। तो कचरा मुक्त शहरों की स्टाफ रेटिंग के अनुसार नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया। इस गीत का शीर्षक था नया संकल्प नया प्रकल्प। नया संकल्प नया प्रकल्प। इस गीत के गायक कौन है? कैलाश खेर हैं। इस गीत के गायक कैलाश, स्वच्छ भारत मिशन के नए गीत का किया गया जिसका नाम है नया संकल्प नया प्रकल्प, और इसके गायक कौन है? कैलाश खेर जी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय पर ऐतिहासिक निर्णय क्या है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर
को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 1949 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 के कारण भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 370 की उपज है। यह 1954 में जम्मू कश्मीर के संविधान की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। ठीक है, जो 35 ए जो है 1954 में आया था। ठीक है, यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही स्थानीय नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि बारे में विशेष प्रावधान दिए गए थे। अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 एवं 35 ए के तहत जम्मू कश्मीर के प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति की मंजूरी की घोषणा कर दी। ठीक है, अनुच्छेद 370 एवं 35 ए के निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब क्या हुआ इसके ऊपर? 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के एवं 35 ए के निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया है। तो मतलब कितने का निर्णय है? 5-0 से निर्णय आया है कि 370 और 35 से जो हटाया गया है वो क्या है? वैध है। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 को यह फैसला आया। ठीक है, इस संविधान पीठ में कौन कौन थे? संविधान पीठ में डी.वाई. चंद्रचूड़ अध्यक्ष थे, जस्टिस एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत इसमें शामिल थे। तो डी.वाई. चंद्रचूड़, एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत जस्टिस शामिल थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि उसके विघटन के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था। यह अनुच्छेद संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा के अनुपस्थित में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर के जो जम्मू संविधान सभा नहीं है तो निर्णय कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति इसके संबंध में निर्णय जारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 के तहत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इस हेतु संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया कि जब अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका था है तो अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के यथाशीघ्र बहाल करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। तो मतलब 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। और आपको पता होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ जिसमें उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, आज का चौथा पॉइंट है आपका कि नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत ही आकांक्षी योजना है और बहुत ही आगे सोचने वाली यह योजना है। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास खनिजों के इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, उर्वरकों के आयात पर इसकी निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी हुई कई उर्वरक इकाइयों को पुनरुद्धार के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरक के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप नवोन्मुखी तरल नैनो उर्वरक का भी विकास संभव हुआ है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली के विकास आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित होती है। किसान ड्रोन के उद्भव से किसी पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी बचत होती है। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी। तो नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी 29 नवंबर 2023 को दी गई। परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया।
तो प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ मोदी ने 30 नवंबर को किया। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु 2024-25 से लेकर 25-26 के अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो 2024-25 से लेकर 25-26 तक के लिए 1261 करोड़ रुपए का इस पे परिव्यय किया जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। तो 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। इस ड्रोनों को किसानों को किसी उद्देश्य हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। तो किसी उद्देश्य हेतु इन ड्रोनों को किराया पे दिया जा सकेगा। ठीक है। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों के नैनो उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव में किया जाएगा। तो नैनो उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोनों का उपयोग किया जाएगा। 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोन उर्वरक कंपनी देगी। 15,000 ड्रोनों में से 500 उर्वरक कंपनी देगी, बल्कि 14,400 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत 10 लाख रुपया है। मतलब 10 लाख रुपए की लागत है ड्रोन की। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। तो जो 8 लाख रुपए तक के किससे प्राप्त होगा? केंद्र सरकार की सहायता से प्राप्त होगा। मतलब 10 लाख का अगर ड्रोन है तो 8 लाख तक केंद्र सहायता प्राप्त करेगी। ठीक है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य में ड्रोन तकनीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी रूपांतरित किया जाएगा। तो जो प्रशिक्षित हो जाएंगे उनको बाद में क्या कहा जाएगा? ड्रोन दीदी कहा जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो जो 77वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को था, उसमें ड्रोन दीदी योजना का उद्घोषणा किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे हैं। तो 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे हैं। ठीक है। 11 मार्च को। ठीक है। तो यह रहा आज क्लास का 4 पॉइंट जो आपके क्लास में डिस्कस करना था वो था। ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसे लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव देंगे। अगर कोई क्वेश्चन या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में तो भी पूछेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है। तो आप कर सकते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जाए वीडियो को शेयर करेंगे, जाए लाइक करेंगे। अगर पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। 2024 आज दृष्टि के नाम से बना हुआ है। आप क्रॉनिकल मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। यह जो क्लास है आपके आगामी पेपर यूपीपीएससी का प्री, बीपीएससी का प्री, चाहे आरओआर का प्री एग्जामों सबके लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसका मन हो तो नोट्स बनाएंगे, तो बार बार इसको छोटा वीडियो तो बार बार इसको रिपीट भी कर सकते हैं प्ले लिस्ट को। ठीक है। तो पुनः सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वीडियो को शेयर करें, चाहे लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।